उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी में दर्द आम है, लेकिन जब पैर शून्य होने लगे तो यह स्पाइनल स्टोनोसिस की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। यह बीमारी होने के बाद लोगों को चलने फिरने, उठने बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा व्यक्ति एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है, साथ ही उसको तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। स्पाइनल की बीमारी क्या है, इसको देखते हुए प्रभात खबर की ओर से आज टेली मेडिकल काउंसलिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना पीएमसीएच के प्रसिद्ध हड्डी एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश प्रसाद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि स्पाइन की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही हैं। आम लोगों के साथ साथ बड़े लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो सर, इस बीमारी को देखते हुए सर क्या राय देते हैं हमारे पाठकों को? स्पाइन से संबंधित जो समस्या है आज के दिनों में, उसका मुख्य कारण है हमारे रहन सहन, रहने के तरीके, खाने में जो उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए उसकी कमी, और खास तौर पर जो आप यंगस्टर हैं उसकी अपनी दिनचर्या। तो इन सब सवालों को लेकर के आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं आ गई है। हम पटना मेडिकल कॉलेज के ओपीडी जब मैं देखता हूं, इसमें लगभग 40 से 50% जो मरीज होते हैं स्पाइन से संबंधी आते हैं। और सबसे जो चीजें हैं जो उसको चिंता करती है कि इसका इलाज क्या है। कुछ तो मिथ है लोगों के बीच में कि स्पाइन से संबंधी रोग का जो इलाज है उसका बहुत सारे लोग सर्जरी बोलते हैं, कोई फिजियोथेरेपी बोलते हैं, और वो कंफ्यूज रहते हैं सारे लोग। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसको सही सलाह में कमी आती है। तो हम लोग एक तरह का अपने अस्पताल के अंदर में भी पीएमसीएच से हम लोग इस बात को अपने ओपीडी में इसका हमेशा जागृति के लिए हम लोगों को बताते हैं कि इसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे समाज में मिथ है कि इसका इलाज संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज के दिनों में इतना हमारा मेडिकल साइंस डेवलप किया है कि इसमें हमारा इस स्पाइन का इलाज बहुत सही तरीके से हो रहा है। विगत हम 5 वर्षों से मैं स्पाइन का सारे डिफिकल्ट सर्जरी कर रहे हैं पीएमसीएच में, और आज के इस सर्जरी का सिंपल तरीके से कैसे किया जाए उसकी पूरी तरह से एक ट्रेनिंग, और हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या हमारे जो वहाँ कार्य करने वाले स्टूडेंट हैं सारे इसके लाभान्वित हैं। और खास तौर पर हमारे मरीज जो कभी दिक्कत में हुआ करते थे उसको काफी सुविधा भी हुई है। तो हम इस बात पे ये कहना चाहते हैं कि स्पाइन से संबंधी जो बीमारी है इसका इलाज संभव है। इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए उचित सलाह की जरूरत है। खास करके स्पाइन सर्जन जो हैं उसके जो सलाह देते हैं उससे परामर्श लेना बहुत जरूरी है, तभी आपका ये निराकरण हो सकता है। सर, एक और सवाल है। हम देखते हैं कि बहुत सारे, ये तो आपने बताया कि बहुत सारे लोगों में अभी भी डर है कि स्पाइन की सर्जरी कराएंगे, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो सर, इसके सर्जरी के बाद कितना % सक्सेस का चांस है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस बात पर फोकस करूंगा कि किस मरीज में सर्जरी करनी है, किसको नहीं करनी है, इसका आकलन बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी सर्जरी की आवश्यकता नहीं भी होती है उसको सर्जरी की सलाह दे दिया जाता है। तो मैं ओवरऑल एक आकलन के तौर पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 25 वर्षों से इस स्पाइन सर्जरी में हूं। तो ओवरऑल मेरा जो असेसमेंट है कि जितने भी मरीज स्पाइन के आते हैं, चाहे वो कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सूनापन हो, चिनचिनाहट हो, चलने में तकलीफ होती है, बटन नहीं लगा पाता है, तो उसमें अगर हम अमूमन 100 मरीज को लेते हैं आकलन में, उसको 15 से 20% मरीज को ही स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाकी जो 85% मरीज है, 80% मरीज है, उसकी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको एक उचित सलाह मिले तो वो ठीक हो सकता है। यानी कि 20% मरीज को ही स्पाइन की सर्जरी होती है। बिल्कुल। और 80% मरीज दवा से भी ठीक होना है। दवा से ही ठीक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसको एक आकलन के लिए सही जगह पे जाना जरूरी है, उसकी सही इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और आज के दिनों में सर्जरी इतना आसान और इतना कारगर हो गया है, उसका 2-3 वजह है। पहला वजह है कि हमारे आज के दिनों में जो डेवलपमेंट हुए टूल्स का, इन्वेस्टिगेशन का, जैसे MRI है,
और जितने भी सर्जरी करने के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक्रोस्कोप है जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी हम लोग बारीकी से देख पाते हैं और करने में वो सुविधा, और जिसमें जो नाजुक नस है उसको काफी हद तक हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ये पहले नहीं था। तो आज के दिनों में मैं एडवाइस करता हूँ अपने देखने वाले व्यूअर को कि इसमें कोई भी सलाह उचित लेने के बाद कोई निर्णय लें। अगर कोई आदमी सर्जरी के बारे में भी बात करते कम से कम उसको एक बार दोबारा जगह पर भी रिपीट करके चेक कर लें कि मेरा जो सजेशन है सही है या नहीं है। और अगर उसका इलाज सर्जरी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं लोगों को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उसके लिए सही आकलन करवाना जरूरी है, और उसके लिए आपके पटना मेडिकल कॉलेज सबसे सक्षम जगह है और हम लोग उसके लिए कार्यरत हैं। तो हम पूरी तरह से इस बात को कहना चाहते हैं कि आप लोग पटना मेडिकल कॉलेज में आके इसकी पूरी तरह से सलाह लें, और जो भी सर्जरी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं अस्पताल के अंदर में, और आप इसका लाभ लें। सर एक और ये है कि स्पाइन कौन कौन सी तरह की बीमारियां होती हैं स्पाइन में, और उसकी कौन कौन सी सर्जरी होती है, थोड़ा सा ये पाठकों को समझना ये जरूरी है कि स्पाइन रोग है और उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं स्पाइन से जुड़ी हुई। बिल्कुल सही। मोटे तौर पर आप जो हमारे जो कंप्लेन करते हैं मरीज, एक तो पहले हम लोग स्पाइन के जो पार्ट होते हैं हम लोग माथा से लेके नीचे कमर तक, जिसमें 4 सेगमेंट में हम लोग बांटते हैं। पहले ऊपर तो गर्दन की हड्डी, इसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। दूसरी जो उससे नीचे की हड्डी उसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, जो पूरा चेस्ट कैविटी आता है। उसके नीचे लंबर स्पाइन होते हैं, और उसके नीचे वाली पार्ट को हम लोग सैक्रम और कॉक्सिक्स बोलते हैं, जिसमें 2 पार्ट फिक्स है जिसमें मोबिलिटी नहीं रहती है। हम लोग दिनचर्या में वहां पर वो हम लोग मोबिलिटी नहीं दे पाते हैं। वो है थोरेसिक स्पाइन, जो छाती का जो है वो रिब केज से जुड़ा रहता है, इसलिए उसमें मूवमेंट नहीं है। और नीचे सैक्रम एरिया जो है उसमें भी हम लोग को उतना मूवमेंट नहीं है। 2 जगह ज्यादा मूवमेंट है, सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन। जब हम झुकते हैं, गर्दन को घुमा के देखते हैं, किसी चीज को फोकस करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल गर्दन का होता है या कमर की हड्डी जिसको लंबर स्पाइन बोलते हैं वो से होता है। तो जो सेगमेंट ज्यादा मोबाइल होगा उसमें ज्यादा वेयर एंड टियर होगा, इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादा समस्या तो कमर दर्द का होगा या गर्दन की दर्द का होगा। थोरेसिक स्पाइन में सैक्रल एरिया में उसमें कम होता है। इसका कारण है वो मोबाइल नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें रीढ़ की हड्डी में जो बीमारी होती है यूजुअली पता भी नहीं चलता है। दर्द तो ऐसे भी लोगों के होती है, लेकिन जो दर्द टीबी की वजह से है कि नहीं, ये नहीं पता चलता है। और खास तौर पर अच्छी बात यह है टीबी स्पाइन के बारे में कि उसका ज्यादातर इलाज दवा से होती है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब मरीज निगलेक्ट हो जाता है, जब उसको बाद के स्टेज में जब हड्डियां डैमेज हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पर उसका प्रेशर पड़ने लगता है, तब आपको नीचे का पैर में सूनापन आ जाना, लकवा मार देना, हाथ में भी अगर गर्दन में टीबी है तो उसमें भी लकवा मार देना, तब जाकर के लोगों को एहसास होता है कि हमें स्पाइन में टीबी है। उस स्टेज में जाने के बाद ही ऑपरेशन करने की नौबत आती है, और बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है आज के दिनों में टीबी का, जिसमें हम लोग बहुत सारे सर्जरी पीएमसीएच में किया है और सक्सेसफुल किया है। लेकिन मैं लोगों को ये अवगत कराना चाहता कि टीबी स्पाइन का मरीज का इलाज दवा से ही होता है, लेकिन आप अपने आप को एक इलाज के तौर पर नहीं देखेंगे तो सर्जरी करना पड़ सकता है। तो उसको हमेशा लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सूनापन, झिनझिनाहट, लड़खड़ाहट, पेशाब का कंट्रोल ना रहना, इस तरह का कोई सिम्टम है तो इसको हल्के में ना लें और उचित इलाज के लिए लोगों को परामर्श दें। ये कह सकते हैं मोटे तौर पे सर कि अगर टीबी की बीमारी है और पेशेंट ज्यादा परेशान है तो पीएमसीएच में जा सकता है और उसकी दवा से वो इलाज लगभग संभव है। बिल्कुल संभव है। और आज हम लोगों ने मिलकर के स्पाइन के लिए स्पेशल चीजें हम लोग ऑपरेशन करते हैं, और हम समझते हैं कि पिछले 1 वर्ष में लगभग 90 से ज्यादा सर्जरी हम लोग स्पाइन का किया है पीएमसीएच में। और सारे जो भी गरीब पेशेंट है उसके लिए मैं विशेष तौर पे ध्यान देता हूं, और एक दिन में लगभग हम लोग 2 सर्जरी स्पाइन का करता हूं। ऑन रिकॉर्ड है पीएमसीएच के अंदर में, कोई भी आदमी जाकर के जो पेशेंट इलाज कराया है और जो लोग लाभान्वित हुए हैं वो इस चीज को जानते हैं। और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश में अगर स्पाइन जैसे सूक्ष्म सर्जरी हो रही है पीएमसीएच में, तो हमारे बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है, और हम लोग उसके लिए डेडिकेटेड हैं और हम लोग हमेशा
अच्छे तरीके से उसको कोशिश करते हैं जिसको और ऊपर के तौर पर हम लोग ले जाएं और सबको लाभान्वित हो। सर यहाँ पे थोड़ा सा और स्पष्ट हम ये पाठकों को अपना ये करना चाहते हैं कि ये स्पाइन का जो रोग है क्या किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चे भी इससे पीड़ित हो सकते हैं, या कि इसके लिए कोई उम्र का बाउंडेशन है? एज का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, किसी भी एज में रीढ़ की बीमारी हो सकती है, किसी भी उम्र। एक और सर यहाँ पे थोड़ा सा है कि आम लोगों को हड्डी और स्पाइन रोग से बच सके, उसके लिए सर कुछ मार्गदर्शन अपना दें। हम लोग इसमें 2-3 बात लोगों को कहना चाहते हैं कि रीढ़ से संबंधी या हड्डी से संबंधी, जोड़ से संबंधी कैसे हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हम लोग आज के डेट में हर लोग एम्बिशियस है कि मेरा प्रोफेशन वाइज हम लोग टॉप पे रहें, स्पोर्ट्स में टॉप पे रहें, एजुकेशन में टॉप पे रहें। तो सारे चीज को टॉप पे रहने के लिए एक बात का मानना बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो अगर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो मेंटल लेवल से भी स्वस्थ रहेंगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये होता है कि अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो चीजें आपके लिए जरूरी है उसको मैं बता रहा हूं कि सर्वप्रथम आप अपनी दिनचर्या में सप्ताह में कम से कम 5 दिन 20 मिनट का एक्सरसाइज को आप अपने दिनचर्या बना लें। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो पौष्टिक आहार है, जो भी आपकी जरूरत है, इससे प्रोटीन है, विटामिन्स है, कैल्शियम है, ये सब चीजों का प्रचुर मात्रा होना चाहिए। और उसमें सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइट है उससे बहुत चीजें नहीं सुधरेगी, जिसमें आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सारे की मात्रा उतनी होनी चाहिए जो आपके एक शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा चीज जो आज के जो लाइफ स्टाइल में लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं या कहीं भी है, उसका पोस्चर जो है वो अपना बैलेंस रखें। कुर्सी जहां पर बैठते हैं उसको सही तरीके से रखें, बैक सपोर्ट लेके रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको ओवर स्ट्रेस किसी पार्ट पे पड़ता हो। उससे क्या होता है कि एक एज के बाद तो उसके असर होने लगता है कि इसमें कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है या बाह में दर्द है, वो काफी हद तक पोस्चरल होता है, जो आपके बैड पोस्चर के कारण होता है। तो उसको सुधारने का प्रयास करें और नेचुरल रूप में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको सेवन करें। जैसे मिल्क है, पनीर का कोई प्रोडक्ट है, प्रोटीन के लिए आप अगर मांसाहारी हैं तो फिश और मटन या चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर जो प्रोटीन का अच्छा क्वालिटी है वो हम लोग देखते हैं कि फिश में सबसे ज्यादा है, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्टिव बहुत ज्यादा है और ज्यादा डाइजेस्टेबल भी होता है। तो एक फिश का जो प्रोटीन सबसे हाई वैल्यू माना जाता है, मतलब एनिमल सोर्स का जो प्रोटीन है। अगर वो मांसाहारी नहीं है तो आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे वेजिटेबल सोर्स हैं। तो इस तरह का चीज है जो आपको विटामिन और प्रोटीन, मिनरल्स देता है। इसके साथ साथ जो भी लोग घर में रहते हैं जिसको सनलाइट की कमी होती है, तो थोड़ा धूप में भी कम से कम आधा घंटा धूप का भी सेवन करना चाहिए। तो उससे भी आपका नेचुरल वे में विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिसमें आपका स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।